मूवी की शुरुआत होती है और हम समुद्र का सीन देखते हैं जिसमें हम एक डैमेज हो गई सबमरीन को देखते हैं और ये सबमरीन समुद्र में ऐसे ही आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी उन्हें ऐसा लगता है कि इस सबमरीन से कोई चीज टकरा रही है। टकराने की वजह से इस सबमरीन में खराबियां आ गई थी, इसलिए ये लोग मदद मांगते हैं। अब इन फंसे हुए क्रू मेंबर को रेस्क्यू कराने के लिए टाइलर अपने 2 रेस्क्यू फ्रेंड के साथ आता है। जब टाइलर और उसके दोस्त रेस्क्यू कर रहे होते हैं तभी उस सबमरीन से कोई बहुत बड़ी चीज टकराती है, जिसके बाद टाइलर को बताया जाता है कि जो चीज बाहर है वो बहुत ही ताकतवर है। तभी टाइलर भी देखता है कि वो ताकतवर चीज सबमरीन को बाहर से तोड़ने की कोशिश कर रही है। टाइलर समझ जाता है कि ये खतरा बहुत बड़ा है। तभी टाइलर जख्मी हुए क्रू मेंबर को अपनी बोट पर लेकर पहुंच जाता है, लेकिन उसके दोनों दोस्त जो उसके साथ आए थे वो उसी सबमरीन में फंस जाते हैं। वो दोनों टाइलर को हेल्प के लिए बुलाते हैं, लेकिन टाइलर समझ जाता है कि अगर वो अपने दोनों दोस्तों को बचाने के लिए जाएगा तो बकिया सभी लोग मारे जाएंगे और कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। इसलिए टाइलर ना चाहते हुए भी अपने दोनों दोस्तों को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो न्यूक्लियर सबमरीन ब्लास्ट हो जाती है। उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम समुद्र के बीचों बीच एक बहुत बड़ा रिसर्च स्टेशन देखते हैं। यहाँ हम मॉरिस को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा बिलियनर है। वो अपने एक दोस्त डॉक्टर जैंग और उसकी बेटी सुइन के साथ मिलकर एक मिशन को सुपरवाइज कर रहा है, जिसके जरिए वो ये पता लगाना चाहता है कि मरियाना ट्रेंच यानी कि समुद्र की सबसे गहराई वाले हिस्से में क्या है। डॉक्टर जैंग मॉरिस को अपने पूरी टीम मेंबर से मिलाते हैं, जिसके बाद हम सबमरीन के पायलट लॉरी को देखते हैं जो कि साइंटिस्ट तोशी और वॉल के साथ मरियाना ट्रेंच की नीचे की सतह को एक्सप्लोर करने के लिए 11,000 मीटर नीचे जा रही है। डॉक्टर जैंग मॉरिस को बताते हैं कि हम मरियाना ट्रेंच को दुनिया की सबसे गहरी जगह मानते हैं, लेकिन जिसे हम मरियाना ट्रेंच की सतह मान रहे हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड की एक लेयर हो सकती है और बादल की तरह दिखने वाले थर्मोक्लीन की सतह के नीचे एक नई दुनिया हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो वो लोग उसे देखने वाले दुनिया के पहले इंसान होंगे। अब लॉरी अपनी मरीन को लेकर थर्मोक्लीन की सतह पर पहुंच गई है। उसके बाद उसे थर्मोक्लीन के नीचे जाने की परमिशन मिल जाती है। जब लॉरी अपनी मरीन को लेकर नीचे जाने लगती है तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि मरियाना ट्रेंच की ये सतह सच में हाइड्रोजन सल्फाइड की एक लेयर है। लॉरी उस लेयर को पार करके नीचे जाती है जहां उन लोगों को दिखाई देती है समुद्र की एक नई दुनिया। रिसर्च स्टेशन से मॉरिस और डॉक्टर जैंग ये सब देखकर चौंक जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। लॉरी और उसके साथियों को यहाँ पर बिल्कुल ही नए और अनोखे जीव दिखाई देते हैं। इन लोगों ने अभी तक ऐसे जीव और ऐसी नई चीजें पहले कभी नहीं देखी थी। अब ये लोग समुद्र की सतह पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। मॉरिस को लगता है कि अब वो बहुत पैसा कमा सकेगा। तभी इन लोगों का अलार्म बजने लगता है और ये लोग देखते हैं कि उनकी तरफ कोई बहुत बड़ी चीज तेजी से उनकी तरफ ही आ रही है और ये लोग मरियाना ट्रेंच में फेंकी गई अपनी सारी लाइट्स को ऑन कर देते हैं, लेकिन तभी वो चीज मरीन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से अब इन लोगों का रिसर्च स्टेशन से सिग्नल टूट जाता है। अब लॉरी और उसके दोस्त समुद्र के नीचे 11,000 मीटर गहराई में फंस चुके हैं, जिससे डॉक्टर जैंग और रिसर्च स्टेशन की पूरी टीम परेशान हो जाती है और डॉक्टर जैंग किसी भी तरह उन्हें बचाना चाहते हैं। डॉक्टर जैंग के पास ऐसा कोई भी स्विमर नहीं है जो कि 11,000 मीटर नीचे जा सके। मॉरिस इनसे कहता है कि सिर्फ टाइलर ही ऐसा इंसान है जो 11,000 मीटर नीचे गया था, लेकिन 5 साल पहले टाइलर रेस्क्यू मिशन में अपने दोस्तों को मरने के लिए छोड़ दिया था, इसलिए उसे जॉब से निकाल दिया गया था। इसलिए हेलर को भी उस पर भरोसा नहीं है जो 5 साल पहले उसी रेस्क्यू मिशन में उसके साथ था। लेकिन डॉक्टर जैंग के पास टाइलर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसके बाद डॉक्टर जैंग और मैक टाइलर की हेल्प लेने के लिए थाईलैंड आ जाते हैं। टाइलर तो पहले उनकी हेल्प करने के लिए मना कर देता है। उसके बाद मैक उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें उसे लॉरा की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लॉरा टाइलर की एक्स वाइफ थी। अब ये दोनों अलग हो चुके हैं। टाइलर अपनी एक्स वाइफ को बचाना चाहता है, इसलिए वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं लॉरा और उसके दोस्तों को जो कि अपनी क्रैश हुई मरीन की लाइट्स को ऑन करते हैं और जैसे ही लाइट्स ऑन होती है वो चीज उन पर फिर से हमला करती है। अब सुइन उनको बचाने के लिए ग्लाइडर से उनके पास जाने लगती है। जब डॉक्टर जैंग टाइलर के साथ रिसर्च स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी सुइन नीचे फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए ग्लाइडर लेकर चली गई है। अब टाइलर को रेस्क्यू कराने के लिए एक सबमरीन दी जाती है। यहाँ टाइलर सुइन की बेटी से भी मिलता है।
जब टाइलर उसे सबमरीन से बाहर भेजता है तो सुइन की बेटी उसे अपनी माँ को बचाकर लाने के लिए कहती है। उसके बाद टाइलर अपनी सबमरीन को बहुत तेजी से लेकर नीचे जाता है। मैक भी सुइन को ऊपर बुलाता है और कहता है कि हम नीचे टाइलर को भेज रहे हैं, तुम ऊपर आ जाओ। लेकिन वो नहीं मानती और ऊपर नहीं आती और थर्मोक्लाइन की लहर को पार करके अंदर चली जाती है। सुइन लॉरा की सबमरीन के पास पहुंचकर उसे अपने साथ वापस लेकर आने के लिए अटैच करने ही वाली होती है। तभी उसके ग्लाइडर से कोई चीज आकर टकरा जाती है और उसे अपने आसपास कुछ भी नजर नहीं आता। फिर अचानक से एक बड़ा सा स्क्विड आकर उसके ग्लाइडर को जकड़ लेता है। रिसर्च स्टेशन पर बैठे सुइन की टीम के मेंबर ये देखकर डर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक 25 मीटर लंबी शार्क आती है और वो उस स्क्विड को मार देती है। टाइलर बताता है कि ये मेगलाडॉन है और ये लाइट की ओर अट्रैक्ट होती हैं, इसलिए वो सभी अपनी लाइट्स को बंद कर देते हैं। सुइन अपने ग्लाइडर की लाइट को बंद करने की कोशिश करती है, तभी मेगलाडॉन सुइन की ग्लाइडर की ओर तेजी से बढ़ने लगती है। टाइलर सुइन को बचाने के लिए अपनी सबमरीन की लाइट्स को छोड़ने लगता है, जिससे वो मेगलाडॉन का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो टाइलर की सबमरीन की तरफ बढ़ने लगती है। टाइलर सुइन को ऊपर चले जाने को कहता है। उसके बाद सुइन वहाँ से चली जाती है। अब टाइलर अपनी सबमरीन को लॉरा की सबमरीन से अटैच कर देता है और लॉरा को ऊपर खींच लेता है। तभी वो शार्क टाइलर की सबमरीन की ओर आने लगती है। टाइलर जल्दी से वॉल को ऊपर की तरफ खींचता है। अब वो शार्क टाइलर की सबमरीन के बहुत नजदीक पहुंच चुकी थी, इसलिए तोशी ये समझ चुका था कि अब बहुत देर हो चुकी है। इसलिए वो इन सबको बचाने के लिए सबमरीन को अलग कर देता है ताकि इनकी जान तो बच सके, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी और की जान खतरे में पड़े। वो उस सबमरीन की सभी लाइट्स को ऑन कर देता है, जिससे वो मैग उसकी सबमरीन को तोड़ देती है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाती है। टाइलर, लॉरा और वॉल ये देखकर बहुत अपसेट हो जाते हैं। अब टाइलर सभी को लेकर ऊपर आ चुका है, लेकिन लॉरा उस मैग के हमले की वजह से बहुत जख्मी हुई है। हेलर टाइलर से बताता है कि लॉरा का बहुत ज्यादा खून बह गया है। 5 साल पहले हेलर ने टाइलर की बातों पर यकीन नहीं किया था कि मेगलाडॉन सच में होती है, इसलिए वो टाइलर से सॉरी कहता है। अब टीम मेंबर समझ चुके हैं कि उनके ऊपर एक मेगलाडॉन ने हमला किया था, जो कि 20 लाख साल पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये तो आज भी जिंदा है। मॉरिस इस पर रिसर्च करना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ पर टाइलर आता है और वो उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि इंसान और मैग के बीच की जंग में हमेशा मैग ही जीतेगी। जब सुइन की बेटी खेल रही होती है, तभी वहाँ मैग आती है। वो उसे खाने के लिए उस पर हमला करती है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही मजबूत ग्लास लगा था, जिससे वो बच जाती है। लेकिन वो डर जाती है, इसलिए जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग वहाँ आ जाते हैं, जहाँ ये लोग उस ग्लास पर उसके दांत के निशान को देखते हैं। और तभी वहाँ पर एक वेल आती है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि ये शायद इसी वेल का काम है। और तभी वहाँ पर मैग आती है और वो उस वेल को मार देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ये लोग समझ जाते हैं कि मैग अब थर्मोक्लाइन की लहर को पार करके ऊपर आ गई है। अब टाइलर समझ चुका था कि खतरा बहुत बढ़ गया है, इसलिए वो अंडरग्राउंड सभी लाइट्स को बंद करने को कहता है। तभी उन्हें 20 मील दूर पर 3 बोट पर मैग के हमला करने की न्यूज मिलती है। ये सभी लोग अपनी बोट को लेकर वहाँ पहुँचते हैं। तब तक मैग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया होता है। उसके बाद डॉक्टर जैंग मैग के मुंह में इटोफाइन जहर को इंजेक्ट करके मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन मैग भी किसी एक जगह टिक कर रुकने वाली नहीं थी। इसलिए ये लोग मैग को ट्रैक करने के लिए उस पर एक ट्रैकर लगाने के बारे में सोचते हैं, ताकि उसे आसानी से ट्रैक किया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम तो ये थी कि ये लोग अपनी बोट को उस मैग के मुंह में लेकर नहीं जाने वाले थे। इसलिए टाइलर एक ट्रैकर राइफल को लेकर उस मैग के नजदीक पहुंच जाता है। टाइलर को मैग का फिन दिखाई देता है, जिस पर टाइलर ट्रैकर राइफल की मदद से ट्रैकर लगा देता है। अब ये लोग टाइलर को रस्सी की मदद से पानी में खींचने लगते हैं, जिससे पानी में हलचल शुरू हो जाती है और इस हलचल की वजह से मैग टाइलर का पीछा करने लगती है और उसे खाने के लिए उस पर हमला करती है। लेकिन बोट पर मौजूद सभी लोग टाइलर को ठीक वक्त पर खींच लेते हैं, जिससे टाइलर की जान बच जाती है। अब मैग को मारने के लिए उस जहर को इंजेक्ट करना था, जिसके लिए सुइन को एक पॉलीकार्बोनेट से बने एक शार्क केज में भेजा जाता है। ये केज बहुत ही मजबूत था। उसके बाद ये लोग मैग को अट्रैक्ट करने के लिए पानी में मांस का टुकड़ा डालते हैं। कुछ देर के बाद मैग सुइन के पास आने लगती है और सुइन के केज को अपने मुंह में दबा लेती है। सुइन मौका मिलते ही उस जहर को मैग की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, लेकिन प्रॉब्लम तो ये होती है कि मैग उस केज को निगलने लगती है। इसलिए टाइलर सुइन को बचाने के लिए पानी में चला जाता है। अब सुइन का हेलमेट टूट जाने की वजह से उसका ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है।
मैग के खींचने की वजह से क्रेन टूटकर पानी में गिर जाती है, जिससे केज नीचे जाने लगता है, लेकिन टाइलर उस केज के दरवाजे को खींचकर उसमें से स्वीन को बाहर निकाल लेता है और दोनों भी शिप की ओर जाने लगते हैं। लेकिन अब मैग उनका पीछा करने लगती है और जब वो उन पर हमला करने ही वाली होती है तभी मैग की बॉडी में टूटे हुए केज की केबल फंस जाती है, जिससे मैग अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाती, जिससे टाइलर और स्वीन की जान बच जाती है। अब जहर का असर शुरू हो जाता है और मैग मारी जाती है। टाइलर बेहोश हुई स्वीन को लेकर शिप पर आता है। स्वीन कुछ देर के बाद होश में आ जाती है। अब मैग को अपने साथ लेकर जाने के लिए ये लोग शिप पर उठा लाते हैं। वॉल उस मरी हुई मैग के साथ सेल्फी ले रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरी मैग आती है जो कि पहले वाली से कहीं ज्यादा बड़ी होती है और वो वॉल के साथ साथ उस मरी हुई मैग को अपने साथ ले जाती है। इस दूसरी मैग की वजह से उनकी शिप तहस नहस हो जाती है। जब दूसरी मैग वहाँ से चली जाती है तो ये लोग अपनी उल्टी हुई शिप पर वापस आते हैं, लेकिन हेलर और जैक अभी भी पानी में फंसे हुए हैं। तभी ये लोग मैग को देखते हैं जो हेलर और जैक की ओर ही आ रही होती है, लेकिन हेलर जैक्स को बचाने के लिए अपने पास हलचल शुरू कर देता है, जिससे मैग हेलर की ओर आने लगती है और उसे खाकर चली जाती है। उसके बाद ये लोग 2 रेस्क्यू बोट लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन मैग अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। तभी यहाँ पर हेलीकॉप्टर आता है जिसे मॉरिस ने बुलाया था। ये लोग मैग पर राइफल से हमला करते हैं, जिससे मैग वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर जेंग इस बार दूसरी मैग के हमले की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो चुके थे और आखिरकार वो मर जाते हैं। स्वीन ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है और अपने बाप की इस तरह मौत पर वो रोने लगती है। टाइलर स्वीन के पास आकर उसे शांत कराता है। अब ये सभी लोग रिसर्च स्टेशन में पहुंच जाते हैं, जहां मॉरिस सभी को बताता है कि उसने इस बारे में चाइना की गवर्नमेंट को बता दिया है और चाइनीज सोल्जर मैग को मारने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद मॉरिस ये भी कहता है कि मैं इस रिसर्च स्टेशन को बंद कर रहा हूँ जब तक ये मैग मर नहीं जाती। कुछ देर के बाद मॉरिस अपने हेलीकॉप्टर से यहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि मॉरिस ने सभी से झूठ बोला है। उसने इस बारे में चाइना की गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि वो खुद ही मैग को मारना चाहता है। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ उस मैग को मारने के लिए जा रहा है। अगले सीन में मॉरिस के आदमी हेलीकॉप्टर से बॉम्ब गिराकर एक बड़ी सी मछली को मार देते हैं, जिसे ये लोग मैग समझ रहे थे। मॉरिस को लगता है कि अब मैग मर चुकी है, इसलिए वो इस बात को कंफर्म करने के लिए अपनी बोट से उसके पास आता है। करीब जाने पर उन्हें पता चलता है कि उन लोगों ने मैग को नहीं बल्कि एक बड़ी सी व्हेल को मारा है। मॉरिस समझ जाता है कि मैग इनके नीचे ही है। मॉरिस बोट को लेकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके साथी बोट को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन बोट के झटके लगने की वजह से मॉरिस गलती से पानी में गिर जाता है और वो अपने साथियों को आवाज देता है, लेकिन वो लोग उसे छोड़कर चले जा चुके होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैग मॉरिस की ओर आने लगती है। मॉरिस अपनी जान बचाने के लिए उस मरी हुई व्हेल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ मैग आती है और वो मॉरिस पर हमला करती है। पहले हमले में मैग मॉरिस को मारने में नाकाम हो जाती है, जिससे मॉरिस खुश हो जाता है और समझता है कि वो बच गया है। लेकिन तभी मैग फिर से आती है और इस बार वो अपने बड़े से मुंह में मॉरिस को भर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी को पता चल जाता है कि मॉरिस ने उन सभी से झूठ बोला था। उसने चाइनीज गवर्नमेंट को मैग के बारे में कुछ भी नहीं बताया। टाइलर कहता है कि अब उन्हें ही मैग को मारना होगा। टाइलर जैक से मैग की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए कहता है। उसके बाद ये सभी लोग एक बड़ी सी शिप को लेकर मैग को मारने के लिए निकल जाते हैं। मैग की लास्ट लोकेशन से टाइलर को पता चलता है कि मैग अब बीच की ओर जा रही है। इसके बाद हम बीच को देखते हैं। इस बीच पर बहुत सारे लोग छुट्टी को एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। यहाँ पानी में बहुत सारे लोग तैर रहे होते हैं और एंजॉय भी कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मैग आ जाती है और इन सभी पर हमला करने लगती है। लेकिन अब टाइलर और उसके दोस्त भी यहाँ पहुँच गए थे। ये लोग मैग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पानी में व्हेल का साउंड छोड़ते हैं, जिससे मैग को लगता है कि वहाँ कोई व्हेल है, इसलिए वो उस आवाज की ओर जाने लगती है। अब हम देखते हैं टाइलर और स्वीन अपने अपने ग्लाइडर में रेडी हैं और उनके ग्लाइडर में रॉकेट लॉन्चर्स भी लगे हुए हैं, जिससे ये लोग मैग पर हमला करके उसे मार सकेंगे। मैग यहाँ पर आती है तो टाइलर के ग्लाइडर का पीछा करने लगती है और वो उसके ग्लाइडर पर हमला करती है, जिससे टाइलर के ग्लाइडर में लगा हुआ रॉकेट लॉन्चर्स का बटन काम नहीं करता। टाइलर मैग को अपने पीछे लगा लेता है ताकि वो सबसे दूर हो सके। उसके बाद टाइलर ग्लाइडर को मैग के नीचे से लेकर जाता है और वो ग्लाइडर में लगे नुकीले चीज से मैग के पेट को चीरता हुआ निकलता है, जिससे मैग काफी जख्मी हो जाती है और उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। तभी टाइलर के ग्लाइडर का सिस्टम भी फेल हो जाता है और उसके बाद मैग पीछे से आकर उसके ग्लाइडर को अपने मुंह में पकड़ लेती है, जिससे टाइलर की ग्लाइडर डैमेज हो जाती है।
अब टाइलर अपने ग्लाइडर से बाहर आता है, लेकिन मैग अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। तब टाइलर एक लोहे की रॉड मैग की आंख में घुसा देता है। अब मैग की बॉडी से बहुत सारा खून निकल चुका होता है, जिससे बहुत सारी शार्क वहां पहुंच जाती है और मैग को खाने लगती है, यानी कि मैग अब मर चुकी है। तभी सुइन अपनी ग्लाइडर में वहां आ जाती है और टाइलर को लेकर अपने साथ ऊपर आ जाती है। उसके बाद ये लोग एक शिप में बैठकर जश्न मनाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।